नमस्कार। आज हम बायोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं, कोशिका। उस दिन मैंने आप लोगों को हार्ट के बारे में अच्छे से बता दिया था। आज कोशिका के बारे में जानते हैं। चलिए कोशिका को शुरू करते हैं। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो और इसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। अगर ऐसे तो कोशिका मतलब इंग्लिश में होता है सेल, लेकिन अब बायोलॉजिकल नेम कभी कभी टेक्निकल नाम पूछ लेता है तो साइटो इसका बायोलॉजिकल नेम होता है और इसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। अगर इसके खोजकर्ता के बारे में पूछे कि इन्होंने इसकी खोज किसने की थी, तो इसके खोजकर्ता है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने अगर जो कोशिका की खोज की थी वो मरी हुई कोशिका की खोज की जाती है, जीवित कोशिका की खोज की या मरी कोशिका, लेकिन इसकी खोज करता है एक जनक माने जाएंगे रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछे कि जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की, तो किसे एंटोनी लेवेनहॉक। किसने की थी? लेवेनहॉक। आप इतना याद रखिए। हमारी पूरी बॉडी कोशिका से बनी है। हमारी पूरी बॉडी कोशिका से बने, या जितने भी जीव थे वो सबकी बॉडी कोशिका से बनी। इसके दो एक वैज्ञानिक थे, स्लाइडन और स्वान, दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने आके बताया, यानी कि उसके बारे में बताया। यानी कि अगर आपसे पूछे कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडन और स्वान ने, तो वैज्ञानिक उन्होंने ही बताया था कि जो जीव जंतु थे उनकी जो बॉडी है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी है। वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? पूरे वर्ल्ड में ध्यान है, दो क्वेश्चन यहाँ पूछता है आपसे कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो अगर वर्ल्ड में पूछे सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है और वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो समझ में आया? अब इधर देखते हैं मानव में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, मानव में सबसे छोटी कोशिका होते हैं मानव के स्पर्म के, यानी कि शुक्राणु के। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका होते हैं ओवम के, यानी कि मादा के अंडाणु के। और मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो न्यूरॉन की। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंबे और बड़ा में क्या अंतर है। देखिए, लाल किला बड़ा है और एफिल टावर लंबा है। लंबा मतलब जो लंबा हो और बड़ा मतलब जो बड़ा हो। तो अगर लंबाई में पूछे कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु की। इतना समझ में आया? ये जो न्यूरॉन है विभाजन रहित होता है। विभाजन रहित मतलब इसकी जो कोशिका है ये अपने आप का डेवलपमेंट नहीं, यानी कि ये विभाजन नहीं करती। और सबसे तेज विभाजन किसमें होता है? तो लीवर में होता है। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा तो बॉडी का ऐसा कौन सा अंग है जिसे आधा काट के दी जाए या उसे क्षतिग्रस्त कर दीजिए फिर भी कुछ ही समय में अपने आप को पूर्ण कर सकता है, तो होता है लीवर। लीवर में सबसे तेज विभाजन समझ में होता है। इतना समझ में आया? जो कोशिका को और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे एक ईंट होता है। क्या होता है? ईंट। ईंट को आप जोड़ेंगे तो बन जाएगी दीवार। वैसे तो खाली ईंट को जोड़ते ही नहीं, लेकिन खाली ईंट को भी जोड़ सकते हैं। अगर खाली ईंट को जोड़ेंगे तो बन जाएगा दीवार, और दीवार को जोड़ेंगे सजा देंगे तो बन जाएगा कमरा, और उस कमरे को अगर सिस्टमेटिक रूप से सजा दे तो बन जाता है घर। तैयार होगा। इसी प्रकार हमारी जो बॉडी है कोशिका से मिलकर बनी है। किससे बनी है? कोशिका से। ये ध्यान है, कोशिका सबसे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, इकाई जिसे कहते हैं। इकाई किसे कहते हैं? किसी चीज की जिस चीज से शुरुआत हुई उसे यूनिट कहते हैं। इसी प्रकार जो हमारी बॉडी की शुरुआत हुई वो कोशिका से है, इसलिए सबसे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, इकाई है, न कि सबसे छोटा अंग है। समझ में आता है ना? तो एक कोशिका, जो कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। जो कोशिका मिल जाते हैं तो उत्तक का निर्माण करते हैं। उत्तक हम आपको उत्तक चैप्टर में बताएंगे। और फिर ये उत्तक ही मिलकर अंग बनाते हैं। अंग क्या है? जैसे हमारे हाथ, पैर, मुंह, दांत, सिर, ये सब हमारे अंग है। और ये अंगों को अगर सिस्टमेटिक से रूप से सजा दे तो बन जाती है हमारी शरीर। यानी कि अंगों, कोशिका को जोड़ेंगे बन जाएगा उत्तक, उत्तक को जोड़ेंगे बन जाएगा अंग, और अंगों को पूर्ण रूप से अच्छे से सजा दे तो बन जाता है हमारा शरीर। इतना समझ में? चलो फिर आगे बताते हैं। अब देखते हैं हम कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में अच्छे से जानते हैं, कोशिका के कौन कौन से अंग है, कोशिका के कौन कौन से पार्ट है, कोशिका के कौन कौन से भाग है। पहला देखते हैं कोशिका झिल्ली। क्या देखते हैं? कोशिका झिल्ली, जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अभी हम समझाते हैं। मान लीजिए कोशिका है। क्या है? कोशिका है। यही जो दीवार है, झिल्ली है, इसी को कहते हैं कोशिका झिल्ली, जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। किसमें? पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि कोशिका झिल्ली किसका बना, तो ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। कोशिका के जितने अंग हैं इसी में रहते हैं। कोशिका के जितने अंग है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, न्यूक्लियस हो, बेकोल्स हो, गाल्जी बॉडी हो, सेंट्रोसोम हो, राइबोसोम हो, इसी कोशिका झिल्ली के अंदर
सब रहते हैं। इतना समझ में आया। अब देखते हैं कोशिका भित्ति। क्या देखते हैं? कोशिका भित्ति, जिसे कहते हैं सेल वॉल। ये केवल प्लांट में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में, जिसे कहते हैं पादप, केवल पादप में पाए जाते हैं। जंतु और पादप में जंतु होते हैं जो चलते हैं, गत करते हैं, मूवमेंट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और पादप वो होते हैं जो केवल एक जगह रह के खड़े हिल डुल सकते हैं, उसे पादप कहते हैं। अगर ये पूछे कि एक कोशिका भित्ति ये किसका बने थे, तो सेलुलोज का बना होता है। अब ये समझाते हैं कोशिका भित्ति क्या है। इसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। जो पेड़ होते हैं, आप उसके ऊपर देखिए एक परत होती है, ऊपर सबसे ऊपरी वाली परत, वो होती है कोशिका भित्ति। ये केवल पादप में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते। ये सेलुलोज का बना होता है। इसका क्या आकार होता है? ये सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। जैसे हम अपने बॉडी की सुरक्षा अपने कपड़ों से कर लेते हैं, इसी प्रकार जो पादप होते हैं उसको अपनी सुरक्षा किससे करते हैं? तो कोशिका भित्ति से करते हैं, इससे करते हैं। इतना समझ में आया। चलो आगे इसके और सभी अंगों को बताते हैं। चलो कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं उनके बारे में अब जानते हैं। कोशिका के अंदर पहला अंग है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा अंग है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। अगर आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका की खोज किसने की थी, तो इसके खोज करता है अल्टमैन। कभी कभी आपसे नॉर्मल कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका कार्य क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं, यानी कि जब श्वसन क्रिया करते हैं, तो ये श्वसन ऑक्सीजन हमारे अंदर जब फेफड़े में जाता है, ब्लड वहां से ऑक्सीजन को ले करके कोशिका में दे देता है। कोशिका में किसको देता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑक्सीजन का क्या करता है? उस ऑक्सीजन का माइटोकॉन्ड्रिया क्रेस्ट चक्र चलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चक्र चलेगा जिसे कहते हैं क्रेस्ट चक्र। इसकी खोज क्रेस्ट ने उन्हीं के नाम पर इसे इसका नाम पड़ गया क्रेस्ट चक्र। ये क्रेस्ट चलेगा तो एटीपी ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी? एटीपी ऊर्जा। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब ये 38 एटीपी ऊर्जा हो जाएगी तो 38 एटीपी ऊर्जा मिलकर एक ग्लूकोज बना देती है। क्या करते हैं? एक ग्लूकोज बना देते हैं। अब यही ग्लूकोज हमारे बॉडी में ऊर्जा यानी कि पावर का कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बॉडी में, यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही ऊर्जा का निर्माण करता है। इतना समझ में आया। अब देखते हैं गाल्जी बॉडी, जिसे खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। गाल्जी बॉडी जिसके खोज करता है कैमिलो गोल्जी। इसका कार्य क्या होता है? तो ये परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करता है। तो किस चीज का परिवहन कर देता है? ऊर्जा का। किस चीज का परिवहन करता है? ऊर्जा का। अब जैसे हमारे बॉडी में सारे पूरी बॉडी मैंने कहा कोशिका से बनी है, और पूरी बॉडी कोशिका से बनी है, सारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, वो सारे कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और सारे कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो सब जगह ऊर्जा बन रही होगी, और कहीं ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, कहीं आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जहां आवश्यकता पड़ती है वहां का अगर ऊर्जा खत्म हो गया तो कोई ऐसा हो जाए ना जहां ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, वहां से ऊर्जा को लेकर आए, जहां जरूरत है वहां दे दे, यानी कि ऊर्जा का परिवहन कोई करे। तो उसका परिवहन करता है गाल्जी बॉडी, यानी कि पूरे बॉडी में ऊर्जा को मेंटेन करके रखता है। जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत मुझे कहाँ है? मेरे जीभ को, क्योंकि वो बोल रही है ऐसे ऐसे, ना कि मेरे पैर उतना मूवमेंट करने हैं तो पैर को उतर, क्योंकि पैर ज्यादा बड़ा है, ज्यादा कोशिका होंगी, ज्यादा ऊर्जा बनेगा, तो वहां की ऊर्जा को लेकर कोई आए ना जो हमारी जीभ को दे, तो इसका कार्य कौन करता है? गाल्जी बॉडी। इतना समझ गए होंगे आप। फिर आप देखते हैं रसधानी। क्या देखते हैं? रसधानी यानी कि वैक्यूल्स जिसे कहते हैं। ये क्या करता है? तो जल का संग्रह करके रखता है। ये कोशिका है मान लो, ये वैक्यूल्स इसके अंग हैं, कोशिका के अंग है। ये अंदर अपने अंदर जल को संग्रह करके, यानी कि पानी इकट्ठा करके रखता है। जैसे इतने सारे अंग है, पानी की जरूरत पड़ सकती है, तो ये केवल ये पानी को स्टोर करके रखता है। इतना समझ में आया। अब देखते हैं तारकाय यानी कि सेंट्रोसोम। क्या देखते हैं? सेंट्रोसोम। इसके खोज करता है बॉब्रे। अगर ऐसे नॉर्मल कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि सेंट्रोसोम की खोज किसने की, तो बॉब्रे ने की थी। ये क्या करता है? तो कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका का विभाजन। जैसे पूरी बॉडी कोशिका से बनी है तो आपको पता ही है, अगर बगल वाली कोशिका मर गई है, बगल वाली कोशिका सड़ गई है, तो कोई होना को खाली जगह स्थान हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कोई होना कि मतलब उस खाली जगह को भी कवर कर ले,
खाली वाली जगह कवर कर ले, तो खाली वाली जगह को कवर कौन करता है? बगल वाली कोशिका। कैसे कवर करती है? उसके अंदर पाए जाते हैं भैया सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम क्या करता है? आप कोशिका को दो नई कोशिका में परिवर्तित कर देता है, यानी कि एक कोशिका को तोड़कर दो नई कोशिका में बना देता है, यानी कि कोशिका का विभाजन कर देता है, यानी कि एक जो खाली जगह है वहां भी भर जाएगी और एक जहां था वहीं रह जाएगा। इतना समझ में? तो कोशिका का विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम, यानी कि तारक। कहता समझ में आया? सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है? सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है? बॉडी में हमारा पूरा बॉडी कोशिका का बना है तो पता है, लेकिन सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका ऐसे कौन सा अंग है जिसे आधा काट दिया जाए तो अपने कम समय में अपने आप का पूरा कर सकता है? तो होता है लीवर। और कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता या बहुत कम होता है? तो ब्रेन में। कहाँ होता है? ब्रेन में। ब्रेन हमारा न्यूरॉन सेल पे बना है। ये ब्रेन हम आपको मस्तिष्क में पढ़ाएंगे, अभी हमारा मुख्य फोकस है सेल का। तो थोड़ा बहुत बता दें, हमारा ब्रेन न्यूरॉन सेल्स के ब्रेन, और न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए यहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता। इसलिए अगर चोट लग जाए तो कभी ठीक नहीं होता। इसलिए पुलिस कहते हैं कि बाबू तुम हेलमेट पहनो, अगर चोट लग गई और न्यूरॉन को कुछ हो गया तो ठीक होने वाला नहीं है। इतना समझ में आया? तो फिर आगे बता दें आपको। चलो अब देखते हैं अंतःपर्दप जालिका। कोशिका का ही एक अंग है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है कोशिका के अंदर? तो एक आंतरिक कंकाल का कार्य करता है। कोई चीज है ना, अगर कोई चीज जैसे मान लो छाता है, छाता को सहारा कौन पड़ता है? तीली। हमारे बॉडी को सहारा कौन? हमारा कंकाल। इसी प्रकार कोशिका को भी कोई सहारा की जरूरत पड़ती है, तो कोशिका को सहारा कौन देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ER उसे सहारा और आंतरिक सहायता भी करता है। कोशिका को आंतरिक सहायता भी करता है। इसके दो पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। अगर इसको और थोड़ा जूम किया गया तो देखा गया इसके दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? दो। एक स्मूथ साइड है और एक रफ साइड है। एक स्मूथ साइड है, एक रफ साइड है। तो इसको अच्छे से देखा गया, जो स्मूथ वाला साइड है तो ये वसा का निर्माण करता है। क्या करता है? वसा का निर्माण करता है। और ये जो रफ वाला साइड है, ये वाला खुरदुरा साइड, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इतने से काम नहीं चला। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था पैलाडे। इन्होंने कहा भैया हमें कुछ और डाउट है, तो उन्होंने इसको और जूम किया। क्या किया? जूम किया और देखा, तब देखा इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे दाने की तरह दिख रहे हैं, ये राइबोसोम थे। और ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते थे। राइबोसोम एक वैज्ञानिक थे पैलाडे, जिन्होंने इसको और जूम किया, देखा इसके छोटे छोटे छेद है, ये राइबोसोम है। और राइबोसोम है ये प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के ऊपर रफ वाले साइड में राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम जो उस पे पाए जाते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम का कहा जाता है। ये दो प्रकार से सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है? तो जो चीज ध्रुव में डालने पर सबसे पहले नीचे जाए, जो चीज ध्रुव में यानी कि तरल चीज में डालने पर जो सबसे पहले नीचे जाए, वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर सबसे बड़ा होता है, यानी कि साइज में बड़ा होता है, वजन में बड़ा होता है। तो इसके हिसाब से दो प्रकार, एक 70S होता है, एक 80S होता है। जो 70S होता है छोटा होता है, 80S होता है ये बड़ा होता है। इतना समझ में आया? इधर देखिए, ये जो राइबोसोम है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाए जाते हैं। इतना आप ध्यान दीजिए, ये जो छोटे छोटे छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं। चलो इसके बाद आगे का बताते हैं। चलो अब हम देखते हैं केंद्रक। क्या देखते हैं? केंद्रक जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। ये कोशिका के बीचों बीच में पाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन सबसे महत्वपूर्ण है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, इसी प्रकार कोशिका में पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही पूरे कोशिका को कंट्रोल के रख जाता है, इसलिए इसे कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लियस का। कभी कभी आपसे सिंपल कंपटीशन में आपसे पूछ लेता है कि इसकी खोज किसने की थी, यानी कि न्यूक्लियस की खोज करता कौन है, तो रॉबर्ट हुक है। इतना समझ में आया?
इसी न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए पाए जाते हैं। तो डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम ये अलग चैप्टर है। जब आपको डीएनए, आरएनए पढ़ाएंगे तो अलग चैप्टर में बताएंगे। अब इसी पिता ध्यान के इसी न्यूक्लियस यानी कि केंद्र के अंदर ही जो डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं यानी कि गुणसूत्र, इसी के अंदर पाए जाते हैं। अभी सिर्फ हमारा फोकस वहाँ डीएनए, आरएनए पर नहीं है। डीएनए, आरएनए जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको हम बता देंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण लाइसोसोम, तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरे कोशिका का, ये ध्यान रखें, जिसे कहते हैं लाइसोसोम। इसकी खोज करता है डी डुबे, यानी कि इसकी खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। ये क्या होता है? इसमें जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम होता है। ये बहुत खतरनाक होता है। ये किसी ऐसे ही अगर हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है अगर किसी के त्वचा पर पड़ जाए तो उसे जला देता है। क्या कहता है? जला देता है। हमारी कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसे सुसाइड बैंक यानी कि एटम बम में भी कहा जाता है लाइसोसोम को। इसका कार्य क्या होता है? जैसे कि कोई कोशिका है और मर गई है, मरने के बाद कोई चीजें सड़ने लगती है, और जब कोई चीजें हमारी बॉडी में मर गई है और सड़ रही है तो दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी। तो कोई हो ना जो उसे जलाकर खत्म कर दे, राख कर दे। तो वही जलाकर राख कौन करता है? तो वो करता है लाइसोसोम। इतना समझ में इसका कार्य क्या होता है? इसके अंदर जल अवघटन यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस कोशिका को, जो कोशिका मर जाती है, उसे जलाकर खत्म कर देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोशिका के अंदर का लाइसोसोम ही मर जाता है। जब लाइसोसोम मर गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वही जलाकर खत्म करता था, वही जलाता था। अब बगल के जो लाइसोसोम मर जाता है और कोशिका भी मर जाती है और लाइसोसोम भी मर जाता है। तो उस बगल वाली जो कोशिका होती है उसके लाइसोसोम थोड़ा थोड़ा सा अपना एंजाइम उस पर डाल देते हैं, यानी कि छिड़क देते हैं, और वो लाइसोसोम धीरे, वो कोशिका धीरे धीरे गल जाएगी, और उसके बगल के जो कोशिका होगी वो अपने विभाजन करके दो नई कोशिका करके वो जगह भी भर लेगी। इतना समझ में आया? आरबीसी यानी कि जो हमारा ब्लड है, ये इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी या ब्लड, हम आपको ब्लड में बताएंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जो आरबीसी है इसमें क्या कहते हैं, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। आरबीसी 120 दिन के बाद जब मरता है और इसमें लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता और मर गया, पूरे बॉडी में से घूम रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। सारी चीजें पूरे बॉडी में से मरा चीजें घूम रहेंगे, सड़ जाएगा तो बॉडी को दिक्कत होगी। तो क्या करता है, ये मरने के बाद ये आ जाता है प्लीहा में, स्प्लीन जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन। ये हमारे लेफ्ट साइड में, यहाँ लेफ्ट साइड में पाया जाता है प्लीहा। ये ब्लड को स्टोर करके भी रखता है। ये प्लीहा में जाके आरबीसी क्या होता है, मर जाता है, यानी कि इसे सुसाइड बैंक भी कहा जाता है प्लीहा को। इतना समझ में आया? चलो आगे का फिर बताते हैं। अब हम देखते हैं जीवद्रव, जिसे कहते हैं इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का कलरलेस तरल पदार्थ है। इसका कोई कलर नहीं होता। ये हमारे कोशिका के अंदर पाया जाता है, यानी कि हमारी जो बॉडी है इसमें लगभग 80% पानी है। तो 80% हमारे पेट में थोड़ी ना पानी है। पेट में बस 1-2 लीटर जो पीते हैं वही रहता है। बाकी जो 80% बाकी जो पानी है वो कहाँ है? तो पानी रहता है इस कोशिका के अंदर। कहाँ रहता है? कोशिका के अंदर। यही जो कलरलेस मैंने कहा तरल पदार्थ, यही पानी है। 80% ये जल होता है। क्या होता है? 80% जल होता है। अभी समझते हैं जो द्रव क्या है। जो द्रव वह तरल पदार्थ है जो कोशिका और न्यूक्लियस के अंदर भरा है। जैसे ये कार्य क्या करता है? जैसे एक कोई सामान हम नया चीज लाते हैं, तो देखो जैसे मोबाइल खरीदे तो उसमें थर्मा चार्जर भी रहता है, फोन भी रहता है, पेन भी रहता है, और चीजें रहती हैं, तो उसमें थर्माकोल लगा दे ताकि आपस में कोई चीजें लड़े ना। तो हमारी कोशिका के अंदर इतने सारे अंग हैं, और हम जब चलेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे। इधर कहेंगे न्यूक्लियस कहेगा इधर कहाँ आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा तुम कहो इधर कहाँ आ रहा है, तो दूसरे से टकराएंगे। इसलिए इसमें एक तरल पदार्थ भर दिया गया है जिसे कहते हैं जीवद्रव। ये सभी अंगों को एक जगह स्थिर करके रखता है, यानी कि थर्माकोल का कार्य करता है। ऐसे समझ सकते हैं। इतना समझ में आया? ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। जो कोशिका में, जो सिर्फ कोशिका में भरा है, न्यूक्लियस को साइड करके जो कोशिका के अंदर भरा है, इसे कहते हैं कोशिका द्रव, यानी कि साइटोप्लाज्म। जो सिर्फ कोशिका के अंदर भरा है इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर भरा है, जो केवल न्यूक्लियस, कोशिका को हटा के छोड़ दो, जो केवल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा है इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्र का द्रव। क्या समझ में? और इन्हीं दोनों को जो मिला दें, कोशिका द्रव और केंद्र का द्रव को मिला दे तो बन जाता है जीव द्रव, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। इतना समझ में आया?
चलिए रुकिए, आप इतने सारे टॉपिक ध्यान दीजिए। ये कोशिका सिर्फ कोशिका के बारे में बताया, अभी कोशिका बहुत लंबा चैप्टर है, अभी इसके बारे में और डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि ये वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे हैं। ज्यादा देर तक कोई चीजें, पढ़ाई भी होती है ना, एक ज्यादा देर तक नहीं चलती, बस 15 मिनट 20 मिनट इतना बहुत होता है। एक शायरी याद आ गई, कहो तो सुना दूं। वो आशिकों के लिए है, बुरा मत मानना, जो आशिकी गांव में आशिक नहीं होते उनके लिए हो है। कहते हैं दिल्ली में बैठी हाई कोर्ट सरकार से एक छोटा सा सवाल उठाया जाए, दिल्ली में बैठी हाई कोर्ट सरकार से एक छोटा सा सवाल उठाया जाए और लाखों करोड़ों जिंदगियां बच जाएंगी मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में भी एक मोहब्बत का अस्पताल बनवाया जाए। चलो बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।